सर्वप्रथम नव वर्ष 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि पिछला साल आपका 2024 अच्छा रहा था और हम ये उम्मीद करते हैं कि 2025 भी आपके लिए बेहतर ऑप्शन लेकर आएगा। हम आशा करते हैं कि 2025 में आपको बहुत सारी सफलताएं, बहुत सारी खुशियां और सुख समृद्धि जो आपके जीवन में देखने को मिलेगी। दोस्तों, साल बदलते हैं, कैलेंडर बदलते हैं, लेकिन हमारी सफलताएं, हमारे जो टारगेट्स हैं, जो एम्स हमने बना रखे हैं, हम उन्हीं के लिए हमेशा तैयार रहें। कोशिश यही रहनी चाहिए कि जीवन में इन जो समय गुजर रहा है, इन समय के साथ साथ हम अपने जो हमने जो प्रण ले रखे हैं, हम उन्हीं के प्रति उजागर रहें। और यदि ऐसा रहता है तो हमारा साल भी जो 2025 है अच्छा रहेगा। अन्यथा साल बदलते हैं, समय बदलता रहता है और इसका कोई पता नहीं चलता है। तो नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं पूरी प्रकाश पुंज टीम की तरफ से। आपके जीवन में खुशियां बनी रहे। दोस्तों, नववर्ष 2025 जनवरी के इस महीने से हम क्लासेज जो शुरू कर रहे हैं वो है एक नया विषय, जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि नियंत्रण और समन्वय। किस प्रकार से हम हमारे शरीर पे नियंत्रण करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज जो हमारा विषय है ये एक कॉमन विषय है जो हम दैनिक जीवन में भी देखने को मिलता है। ऐसे सारे इफेक्ट्स जो हैं हमारे जीवन में देखने को मिलते हैं। और ये हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसको हम यूं समझ सकते हैं कि नियंत्रण और समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय को किस प्रकार समझ सकते हैं। बहुत ही आसान और दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला एक टॉपिक है, जिसको हम कुछ पॉइंट से शुरू करते हैं। कुछ चीजें हैं जैसे कि दोस्तों, अगर हमें या हमारा हाथ अगर किसी तवे को टच हो जाता है तो हम हमारे हाथ को पीछे कर लेते हैं। तो क्या इस एक सेकंड के अंदर जो हमने किया, क्या उसको ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, हमारा मानव मस्तिष्क उसको नियंत्रण कर रहा है? या ऐसे समझ सकते हैं जैसे कांटे का चुभना। डर जब लगता है तो हमारे अंदर ऐसे सिम्टम क्यों आ जाते हैं, यानी कि जब हमें डर लगता है उस समय पसीना क्यों आता है? या ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि जब हमें कॉपियाँ चेक, स्कूल में जब हम जाते हैं, क्लास में जब बैठते हैं और जब हमें टीचर्स हमारे सर जो हमें नंबर सुनाते हैं और जब पनिशमेंट की बारी आती है तो हम कंपाने लग जाते हैं। ये ऐसे सिम्टम हमारे बॉडी में कैसे होते हैं और ये क्यों होते हैं? तो इन सभी चीज़ों को हम पढ़ेंगे नियंत्रण और समन्वय में। फिर एक सवाल है दोस्तों कि क्या ये नियंत्रण और समन्वय जो है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्या सिर्फ इंसानों में है या सभी जीवों में है? तो दोस्तों, ये चीज़ें जो है शरीर के लगभग सभी अंगों में है और सभी जीवों में है। ये चीज़ें बस हम पढ़ेंगे प्लांट्स में, यानी कि पादपों में भी ये चीज़ें हमें देखने को मिलते हैं। अब कई कहेंगे कि सर प्लांट्स में कहाँ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है? तो मैं कहूँगा बच्चों कि जब हम छुई मुई मिमोसा, जिसको हम साई प्लांट भी बोलते हैं, जब हम छुई मुई के प्लांट को छूते हैं तो छूते उसकी पत्तियां मुरझा जाती है। तो उनमें तो ना तो ब्रेन होता है, ना हार्ट होता है, ना फीलिंग्स होती है। ये क्यों शर्मा जाते हैं? हाँ, अगर कोई लड़का या लड़की होता, उसको अगर हम टच करते हैं तो वो शर्मा जाते हैं। वो डिपेंड करता है उनकी ह्यूमन नेचर पे, हार्ट्स पे, थिंकिंग प्रोसेस पे। बट इन प्लांट्स में कब से होने लग गया? ये बात तो सही है। चलो, अच्छा, प्लांट्स में और भी हैं जैसे कि सनफ्लावर है, सूरजमुखी जिसको हम बोलते हैं। प्लांट्स की जड़ें नीचे की ओर क्यों जाती है? ये भी एक डाउट्स है, क्योंकि ये भी तो हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे। ह्यूमंस में भी देखने को मिलता है। ह्यूमंस यानी कि हम इंसानों में, जीवों में जो भी है, उसमें भी एनिमल्स जितने भी हैं, जितने भी जीव हम इस पृथ्वी पे देखते हैं, इन सब के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। करते कैसे हैं? अब सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि ये चीज़ें कहाँ से हो सकती है। एक टॉपिक आता है रिसेप्टर। रिसेप्टर को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे अगर ये सरफेस गर्म होता तो मेरी त्वचा को, स्किन को ठंडा महसूस होता। अगर ये गर्म होता तो मेरे को गर्म महसूस होता, ठंडा होता तो ये मुझे ठंडा महसूस होता। ऐसा क्यों है? हमारी इस सेल के अंदर, इस सरफेस में, त्वचा में, स्किन में ऐसा क्या है कि हम इसके प्रति उजागर हो जाते हैं? या अगर सूरज का ताप ज़्यादा हो जाए, टेम्परेचर जब हाई हो जाती है तब हमें गर्मी लगती है, और जब इसका टेम्परेचर कम हो, यानी कि जब बादल आ जाएं और सर्दियाँ आ जाती है तो हमें सर्दी लगती है। ऐसा क्यों होता है?
तो इसका मतलब इसमें इन चीज़ों को हम रिसेप्टर में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि ये चीज़ें होती कैसे हैं और ये सब चीज़ें रिसेप्टर क्या हैं, डेफिनेशन क्या है, कंट्रोल किस में होता है, नर्वस सिस्टम क्या होता है, ब्रेन क्या होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, नर्वस सिस्टम क्या होती है, न्यूरॉन्स क्या होती है, मसल्स किसे कहते हैं, मोटर सिस्टम किसे कहते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। यानी कि वो सारी चीज़ें जिसे हम क्या करते हैं, हमारे शरीर पर नियंत्रण करते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया न्यूरॉन सेल, मोटर सिस्टम यानी कि जिनको हम प्रेरक तंत्रिकाएं या मेरु कोशिकाएं भी कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त ब्रेन, मानव मस्तिष्क, कौन कौन से भाग है मानव मस्तिष्क में जिसमें शरीर के सभी भागों को नियंत्रित किया जाता है या नहीं किया जाता है। क्या आपको भी लगता है कि मानव शरीर के सारे नियंत्रण मानव मस्तिष्क के अकॉर्डिंग किए जाते हैं? अगर आपको ऐसा लगता है तो यह गलत है, क्योंकि मानव शरीर के सभी हिस्सों पर मानव शरीर के मस्तिष्क का कोई ज़्यादा नियंत्रण नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ हिस्से हैं मानव शरीर के जो मानव मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, कुछ हिस्से जो हैं वो प्रेरक तंत्रिकाएं, नर्व सिस्टम पे डिपेंड करती हैं। इसके अतिरिक्त संवेदी तंत्रिकाएं जो क्या होती है, मेरु तंत्रिकाएं जिसे हैं, इन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। Now friends, in this chapter we will study about control and coordination that living things or human body। यानी कि इस चैप्टर में हम कुछ ऐसे विषयों के बारे में बात करेंगे कि कहाँ और कैसे नियंत्रण किया जा सकता है। जैसे कि न्यूरॉन्स से हम कैसे नियंत्रण करेंगे हमारी बॉडी में। दोस्तों, अगर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है तो न्यूरॉन सेल जो होती है, तंत्रिका तंत्र, उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। रिसेप्टर क्या होते हैं, ये एक सोचने वाला विषय। तो सबसे पहले न्यूरॉन को समझ लेते हैं, रिसेप्टर को बाद में पढ़ेंगे। तो न्यूरॉन को हम ऐसे समझ सकते हैं, देखो दोस्तों, ये एक सेल है जिसको हम बोलते हैं न्यूरल सेल, ठीक। और इसमें इस प्रकार के सेगमेंट हमें देखने को मिलते हैं। अब इसमें हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो सेल है, इसमें ये न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, ये डेंड्राइट है, ठीक है, सिनेप्सिस, एक्सोन। अब ये सेल जो है सबसे ज़्यादा भागीदार होती है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में, क्योंकि दोस्तों ये क्या करती है, सूचनाओं को, जो सिग्नल्स जो हमें मिलते हैं, उन सिग्नल्स को एक पार्ट से दूसरी पार्ट्स तक भेज देते हैं। और ये क्या होते हैं, एक जाल के रूप में, एक नेट के रूप में होते हैं। एक चीज़ से समझते हैं उसको। जैसे कि मान लेते हैं कि ये मेरा हाथ है दोस्तों ना। डायग्राम तो सुंदर नहीं है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर किसी चीज़ का गर्म या ठंडापन का महसूस होता है या कांटा चुभता है, अगर ऐसी कोई चीज़ हमें हमारे हाथ में महसूस होती है या अदर बॉडी ऑर्गन कहीं भी हो सकती है, तो उस चीज़ को, उन सिग्नल को कौन एक्सेप्ट करता है। जैसे कि अगर हमारा जो हाथ है, इनमें क्या होती हैं, सेल होती हैं, टिश्यूज होती हैं, तो वो क्या करती हैं, सिग्नल को एक्सेप्ट करती हैं, महसूस करती हैं। फिर उन चीज़ों को, उन सिग्नल्स को एक पार्ट से, एक ऑर्गन से दूसरी जगह भेजा जाता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो रोल है इन न्यूरॉन सेल का होता है, यानी कि इन कोशिकाओं का, तंत्रिकीय कोशिकाओं का होता है। इनमें क्या होता है, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। फिर है दोस्तों, रिसेप्टर क्या होते हैं। तो रिसेप्टर को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो चीज़ें, जैसे कि आँख हो गया, नाक हो गया, इन चीज़ों के बारे में हम रिसेप्टर में पढ़ते हैं। नोज यानी कि हमारी जो नाक है, एक प्रकार का रिसेप्टर है। स्किन हो सकती है, इसके अलावा आईज हो सकती है, कान हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त क्या हो सकती है, सुनना, देखना, अच्छा, टंग्स, जीभ हो सकती है। तो ये क्या है दोस्तों, रिसेप्टर है। इनको हम संवेदी अंग भी बोल सकते हैं, संवेदी अंग। अब ये संवेदी अंग कैसे हैं, जैसे कि नोज है, नाक जो है, ये क्या करती है, कुछ सिग्नल्स को, जैसे स्मेल्स हैं, उनको ग्रहण करती है। उस स्मेल को ब्रेन तक भेजा जाता है। ब्रेन उसका एनालिसिस करता है कि हाँ भाई ये इस चीज़ की स्मेल है, उस चीज़ को हम कंफर्म कर लेते हैं। अगर दोस्तों नोज के द्वारा हमने कोई स्मेल ली, ठीक है, और उस स्मेल के अकॉर्डिंग हमने आइडिया बना लिया। जैसे मान लेते हैं कि अगर दाल बन रही है, तो हम क्या करते हैं, उसकी स्मेल हमारे अंदर आती है नाक के द्वारा, घ्राण जो केंद्रिका है उनके द्वारा, और इस स्मेल को एनालिसिस किया जाता है कि ये चीज़ क्या है।
अगर कहीं पे एलपीजी, घर में यदि एलपीजी का स्त्राव हो रहा है, सिलेंडर से अगर थोड़ी सी भी गैस निकल रही होती है, तो जो मैच्योर लोग जो होते हैं वो इस चीज़ का आइडिया लगा लेते हैं कि कहीं पे गैस का रिसाव हो रहा है और हमें कुछ करना चाहिए। और अगर दोस्तों यहाँ पर होता है एक 2 साल का 5 साल का बच्चा जो अभी भी क्या है, मैच्योर नहीं है, समझदार नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें अभी भी क्या है, सही चल रही है। लेकिन जो मैच्योर पीपल होते हैं तो उनके ब्रेन उस कार्य को करने में सक्षम है। अगर कोई व्यक्ति मदहोश है, पूरी तरह से होश में नहीं है, वो किसी प्रकार का नशा है या कोमा में है, तो उस व्यक्ति के लिए अगर किसी प्रकार की स्मेल आ रही है तो उसके लिए वो फर्क नहीं पड़ता है। उसके भले वो स्मेल आए या ना आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि नोज यानी कि नाक एक ऐसा रिसेप्टर है, वो क्या करती है, स्मेल्स को अपने अंदर लेती है और उससे ब्रेन के एनालिसिस के अकॉर्डिंग उस चीज़ पे कंट्रोल करने की कोशिश करती है। यानी कि मैच्योर पीपल क्या करेंगे, उस स्मेल के अकॉर्डिंग कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, यानी कि देखेंगे सिलेंडर कहीं से बंद या चालू तो ऐसा कुछ सिस्टम हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर किसी बच्चे के लिए हो रहा है तो उसे ये इफेक्ट नहीं डालता, क्योंकि प्रभाव नहीं डालता। तो हम समझ सकते हैं कि ये एक प्रकार के संवेदी अंग है जिसे हम सूचनाओं को एक दूसरे अंगों तक पहुंचाते हैं। दूसरा ऑर्गन है स्किन, यानी कि हमारी जो त्वचा है। तो क्या त्वचा भी इन चीज़ों के प्रति उजागर है? बिल्कुल होती है। मान लेते हैं अगर कहीं पे गर्म चीज़ों का अनुभव हो रहा है तो हम उसके प्रति उजागर हो जाते हैं। अगर कहीं पे ठंडेपन का महसूस हो रहा है तो हम उनके प्रति उजागर हो जाते हैं। अगर हमें सर्दियों में सर्दी लग रही है, गर्मियों में अगर गर्मी लग रही है, तो इन चीज़ों का अनुभव हम कहाँ से कर रहे हैं? यानी कि हमें ये जो त्वचा है, हमारी जो चमड़ी जिसको बोलते हैं हम, ये उसके प्रति क्या है, एक्शन लेती है कि ब्रेन उसको कोडिंग एनालिसिस करता है कि ठीक है, अभी गर्मी या सर्दी का अनुभव हो रहा है, तो उस प्रकार से कपड़े पहने जाएँ ताकि उस चीज़ से बचा जाए। स्किन भी क्या हो गया यहाँ पर, एक प्रकार का रिसेप्टर हो गया। आइज यानी कि जो आँखें हैं, क्या एक प्रकार के रिसेप्टर के रूप में काम कर सकती है? देखो, इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर यहाँ पर एक 5 साल का बच्चा होता है और मान लेते हैं कि हम खाना खा रहे हैं, तो जब हम खाना खा रहे होते हैं और एक 5 साल का बच्चा कहीं आस-पास खेल रहा होता है, तो उसे ये आइडिया नहीं होता है कि उस थाली में जो भोजन है, वो गर्म है या ठंडा है। और इस मामले में बच्चे बड़े ही फास्ट होते हैं, भागे-भागे आते हैं और उस थाली में उस भोजन को पकड़ लेते हैं और उसे वो बहुत ही बाद में गर्म लगता है, लेकिन जब वो नोटिस होता है तब उसको लगता है कि ये एकदम सही है। इसका मतलब है कि जो बच्चे हैं उनके ब्रेन अभी भी क्या है, परिपक्व नहीं है, मैच्योर नहीं है। वो उन चीज़ों का आइडिया नहीं लगा पा रहे हैं कि वो चीज़ क्या है। अगर बच्चे को एक बल्ब देख लिया जाए, यदि एक बच्चे को बहुत ही रेड कलर का एक बल्ब जल रहा है, बहुत ही हाई वोल्टेज का, तो उस बच्चे को ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, बहुत ही आकर्षित करता है। लेकिन अगर होता मैच्योर पीपल, यानी कि जो समझदार होगा, वो क्या करेगा, इससे दूरी बनाता है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो आइज हैं वो उन चीज़ों को देख रही है, उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रही है, बट उसको ब्रेन क्या कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है कि ये जो चीज़ें हैं ये नुकसानदेह भी हो सकती है या लाभदायक भी हो सकती है। लेकिन बच्चों के लिए सारी की सारी चीज़ें क्या है, सिर्फ मनोरंजन का साधन है। अब बच्चों का ये जो ब्रेन होता है ये परिपक्व नहीं होता, मैच्योर नहीं होता है। वो उन चीज़ों के प्रति आइडिया नहीं लगा पाते हैं कि ये चीज़ें सही है या गलत है। तो बच्चे इस मामले में क्या होते हैं, थोड़े फास्ट होते हैं। उनके सामने अगर आग भी रखी है तो बच्चों के लिए वो आग जो है खिलौना है, लेकिन ह्यूमंस के लिए वो आग खिलौना नहीं है। ह्यूमंस यानी कि जो मैच्योर पीपल्स हैं उनकी बात करें तो मैच्योर जो जिनके अंदर मैच्योरिटी होगी, वो क्या करते हैं, उन चीज़ों को अवॉइड करते हैं कि इससे हमें खतरा हो सकता है। तो यानी कि आइज भी एक प्रकार की क्या हो गई, रिसेप्टर हो गई। टंग यानी कि जीभ जो है उसमें हम स्वाद ग्रहणी उसके अंदर उपस्थित होते हैं, स्वाद ग्रंथियाँ उसके अंदर पाई जाती है, तो हम उसके अकॉर्डिंग भी इच्छाओं के प्रति रख सकते हैं। तो रिसेप्टर को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जिन चीज़ों से हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सूचनाओं को देखते हैं और उससे हम क्या करते हैं, रिजल्ट देते हैं, परिणाम उनको दिखाते हैं। तो वो एक प्रकार के क्या हो गए दोस्तों, रिसेप्टर हो गए। तो ये था रिसेप्टर का एक छोटा सा आइडिया। इसके अलावा हमारी बॉडी में जैसे कि स्किन के अलावा जो कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं, यानी जब हम आगे पढ़ें ग्लैंड्स के बारे में टॉपिक आएगा तो उसमें भी पढ़ेंगे कि ग्लैंड्स भी कैसे काम करती है। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, जिसको हम मेरुरज्जु भी कहते हैं। तो दोस्तों ये नर्व सिस्टम का पार्ट है। नर्व सिस्टम जब अभी हम जानेंगे, यानी कि नर्व सिस्टम जो है, तंत्रिका तंत्र है, वो दो भागों में विभाजित है। एक तो सेंट्रल नर्व सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्व सिस्टम है, सीएनएस और पीएनएस।
जो सीएनएस जो होता है उसी का पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड और एक है ब्रेन। तो ये कौन से हैं? ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, ये सेंट्रल पार्ट है इनका। जो पीएनएस है पेरिफेरल नर्व सिस्टम, उसमें हम नर्व्स को पढ़ते हैं, यानी कि तंत्रिकाएं किस प्रकार से काम करती है, कहाँ कहाँ से पाई जाती है। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो रीढ़ की हड्डी के सहारे बना होता है। जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें ब्रेन, मानव मस्तिष्क ब्रेन, उसमें भी क्या होती हैं? 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, उनके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब है किसी क्रिया के प्रति होने वाली क्रिया। अगर हमें, जैसे आप सब बच्चों में ऐसा होता है, अगर आपको कोई एक बच्चा क्लास में एक थप्पड़ लगा दे तो हम क्या कहते हैं? बार मिल, अभी बताता हूँ। तो ये क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है, यानी कि क्रिया के प्रति होने वाली क्रिया। मतलब ऐसा नहीं है कि थप्पड़ के प्रति थप्पड़ मारना प्रतिवर्ती क्रिया नहीं होता। उसका कहने का मतलब मेरा ये है दोस्तों कि कोई क्रिया अगर हो जाती है तो उसके तत्काल हम कोई काम करते हैं। जैसे कि अगर यहाँ कांटा चुभ जाता है तो मैं उस हाथ को एग्जैक्ट क्या कर लेता हूँ? पीछे कर लेता हूँ। या मान लेते हैं कि मुझे कोई बॉल ऐसे कैप्चर करवाता है कि उसे कैच करवाता है, तो मैं क्या करता हूँ? उसको कैप्चर करते टाइम थोड़ा सा पीछे खिसक जाऊँ। तो ये सारे जो सिम्टम है, ये जो चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर देखने को मिल रहे हैं, ये सारे के सारे किस में आते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन में आते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं। और ये जो है मुख्य टॉपिक है इस क्लास का। उसके बाद है ग्लैंड्स, यानी कि जो ग्रंथियां जो हैं, 2 प्रकार की हैं दोस्तों, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, अंतःस्रावी ग्रंथियां और बहिस्रावी ग्रंथियां। तो देखते हैं ये पार्ट कितना लंबा चलता है। कोशिश करेंगे एक ही पार्ट में सारी चीज़ें हो जाएं, लेकिन अगर पूरी नहीं होती तो हम दूसरे पार्ट में इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले न्यूरॉन्स और रिसेप्टर से। अब जो है हम जानेंगे न्यूरॉन्स के बारे में कि इसमें ये कैसे काम करती है। और एक चीज़ है स्टिमुलस, यानी कि परिवर्तन, या इसको बोल सकते हैं उद्दीपन। उद्दीपन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी बाई ऑर्गन या बाई एनवायरनमेंट या एनी ह्यूमन बॉडी पार्ट्स अगर कोई चेंजेस होता है, कोई परिवर्तन अगर होता है किसी के कारण, वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हो सकता है, किसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग हो सकता है। बाई ऑर्गन किसी हैंड, किसी टच, एंड एनवायरनमेंट हो सकता है कोल्ड एंड हॉट, यानी कि ठंडा या गर्म होने से अगर किसी प्रकार का परिवर्तन कहीं पे हमें देखने को मिल रहा है तो वो किसका पार्ट्स है? वो स्टिमुलस यानी कि उद्दीपन होता है। और जिस पार्ट्स के अकॉर्डिंग ऐसा होता है वो उद्दीपक होंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मेरे अंदर चेंजेस हो रहा है, तो यहाँ क्या है? स्टिमुलस हो रहा है। लेकिन जिस इन्वायरमेंट के कारण हो रहा है फैक्टर जो होगा वो क्या होगा? उद्दीपक होगा, जिसके कारण हमें परिवर्तन हमारे अंदर हो रहा है। यानी कि मान लेते हैं कि हीटर है, हीटर के कारण अगर मुझे गर्मी महसूस हो रही है तो वो वहाँ पर क्या है? उद्दीपन है और उद्दीपक है। और उस उद्दीपक से यदि मेरे अंदर चेंजेस हो रहा है तो वो क्या है? स्टिमुलस है, यानी कि उद्दीपन होता है। अब ये सबसे ज़्यादा रोल इसका कैसे होता है? तो ये एक न्यूरल सेल है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। इसकी हाइट, लंबाई जो है, लेंथ बहुत ज़्यादा हो सकती है, ये 1 मीटर तक भी हो सकती है। करती क्या है? कंट्रोल करती है ना? एक पार्ट से क्या करती है? सूचनाओं को लेती है, खुद के अंदर से प्रवाहित करती है और दूसरी जगह इसको ट्रांसफर कर देती है। तो ये जो पार्ट्स है इसका, यहाँ पे छोटी छोटी ऐसे नर्व्स निकलती हैं जिनको बोलते हैं डेंड्राइट। डेंड्राइट, या इसको बोल सकते हैं हम द्रुमिका। द्रुमिका, ये जो द्रुमिका वाला पार्ट है ये क्या करता है? सिग्नल को एक्सेप्ट करता है, यानी कि सूचनाएं इसको जब मिलती है ये सूचनाओं को ग्रहण करता है। और इसके अंदर जो सूचनाएं हैं वो किससे मिलती है? इसी का ही कोई दूसरा पार्ट होता है। क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले जाना कि ये क्या होता है? एक नेट होता है, एक जाल होता है बहुत बड़ा। उस जाल के अंदर जो है सिग्नल जो है एक सेल से दूसरी सेल, दूसरी सेल से तीसरी सेल ट्रांसफर होते हैं। यानी कि यहाँ पर कोई दूसरी न्यूरॉन सेल जो होती है वो इस प्रकार से जुड़ी हुई होती है, इस प्रकार से। और अब ये जो सूचनाएं हैं इसको दे रहा है और ये जो सिग्नल है एक्सेप्ट करता है, इसके अंदर आता है। अब ये जो डेंड्राइट्स पार्ट है इसने क्या किया? किसी भी ऑर्गन से, किसी भी मसल्स से सिग्नल को एक्सेप्ट किया और इसके अंदर से ये जो बीच में जो सेगमेंट हमें देखने को मिलते हैं इन्हें हम बोलते हैं एक्सॉन। और यहाँ पे हमें क्या होता है? कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ये क्या करता है? इसको विद्युत आवेग में ट्रांसफर कर देता है, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा गतिशील कर देता है, ताकि पीछे से जो सूचनाएं मिली हैं ये सूचनाएं बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से आगे पहुँच जाए।
अब जैसे ही यहाँ से सूचनाएं आगे जाएगी और यहाँ पर एक और पार्ट्स है जिसको हम बोलते हैं सिनेप्स या सेनेप्स। ये वो पार्ट है जहाँ पे सेल का कोई दूसरा पार्ट्स यानी कि ऐसे ही सेल का डेंड्राइट यहाँ जुड़ा होता है, यानी कि यहाँ जो जुड़ा होगा इसके पीछे जस्ट इसके भी पीछे जुड़ा होगा, यानी कि ऐसा कोई दूसरी सेल ऐसे इसके पीछे जुड़ी होती है कुछ ऐसे। तो ये जो डेंड्राइट्स और सिनेप्स का जो बीच वाला पार्ट्स है यहीं पे क्या होते हैं, सिग्नल ट्रांसफर होते हैं। इसको मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ जैसे कि ये इसका लास्ट पार्ट है, ये सिनेप्स है और ये किसी दूसरी सेल से क्या आ रहा है, डेंड्राइट आ रहा है और ये यहाँ पे वापस क्या हो जाती है, जुड़ जाते हैं। और जुड़ते जहाँ क्या होता है, एक सेल से दूसरी सेल के अंदर सिग्नल जो है ट्रांसफ़र हो जाते हैं, सूचनाएं जो हैं मैसेज जो होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसी के अकॉर्डिंग आगे हम क्या पढ़ते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया यानी कि रिफ्लेक्स सेक्शन हमें देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स वी विल डिस्कस अबाउट रिफ्लेक्स सेक्शन यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया जो है इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। प्रतिवर्ती क्रिया जिसको हम रिफ्लेक्स सेक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्स सेक्शन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि अभी हमने जो न्यूरॉन सेल जो पढ़ा था, ये न्यूरॉन सेल का कुछ वर्क है। इस टर्म से पहले हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यानी कि जो न्यूरॉन सेल जो है वो क्या करती है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट है और वो जो है वो किसी रिसेप्टर से कनेक्ट है। मान लेते हैं किसी स्किन से या किसी ऑर्गन से जुड़ी हुई है। न्यूरॉन सेल क्या करती है, उस रिसेप्टर से सिग्नल्स को कहाँ ट्रांसफर कर देती है, मसल्स एंड मसल्स टू प्रेरक तंत्रिकाएं। अब वहां से क्या किया जाएगा, उस सिग्नल को मस्तिष्क यानी कि ब्रेन में या फिर स्पाइनल कॉर्ड में, जो चीजें मस्तिष्क के नियंत्रण में होंगी वो उनको मस्तिष्क कंट्रोल करेगा और जो रिफ्लेक्स एक्शन जो है, प्रतिवर्ती क्रियाएं जो है, इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु जिम्मेदार होता है। तो न्यूरॉन सेल क्या करता है, किसी रिसेप्टर से सिग्नल से उनको एक्सेप्ट करता है और फिर उन सिग्नल को क्या करता है, बाई मसल्स आफ्टर उसको सिग्नल्स को एक्सेप्ट करने के बाद मसल्स और मसल से उनको स्पाइनल कॉर्ड में भेज देता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, उस क्रिया के प्रति अचानक क्रिया कर देता है। तो ऐसे समझ सकते हैं, पहले होता है इन्वायरमेंट में स्टिमुलस होता है यानी कि किसी प्रकार का उद्दीपन होता है और हो सकता है उद्दीपन क्या होगा, यानी कि मुझे गर्मी लग रही है, हीट हो सकती है, वो मुझे ठंड लग रही है, कोल्ड हो सकता है, या फिर कांटा चुभा हो, सुई चुभी हो, कोई ओलपिन चुभी हो, कोई ओलपिन चुभी हो। ये किसी भी प्रकार का स्टिमुलस हो सकता है। यानी कि मान लेते हैं कि अगर पैर में कांटा चुभा है या हमें ठंड लग रही है या हमें गर्मी का एहसास हो रहा है, तो इन चीज़ों का एहसास होना एक प्रकार का स्टिमुलस है, परिवर्तन है, जिसे हम उद्दीपन कहते हैं। अब ये जो स्टिमुलस है इसको एक्सेप्ट कौन करता है, वो है रिसेप्टर ऑर्गन। रिसेप्टर ऑर्गन कौन हो गया, जैसे कि अगर कांटा चुभा है तो कांटा या तो पैर में चुभेगा, ठीक है, पैर में कांटा चुभा है, हाथ में कांटा चुभा है, तो इन चीज़ों को एक्सेप्ट किसने किया, जो ऑर्गन उन सूचनाओं को, उन सिग्नल को एक्सेप्ट करता है, तो वो क्या हो गए, रिसेप्टर ऑर्गन हो गए। अच्छा, ठंडा गर्म भी हो सकता है, जैसे मान लेते हैं कि ऑर्गन स्किन है, यदि मुझे स्किन है, मेरी त्वचा, यदि मुझे गर्मी का एहसास हो रहा है या मुझे ठंड का एहसास हो रहा है, तो इसका पता कैसे चलता है, स्किन के द्वारा, यानी कि शरीर को ठंड लगती है या गर्मी लगती है। तो सबसे पहले स्टिमुलस होता है, इन्वायरमेंट में होता है, ठीक है, इन्वायरमेंट के कारण या किसी भी क्रिया के कारण हमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है, वो स्टिमुलस है। वो स्टिमुलस क्या करेगा, किसी भी रिसेप्टर ऑर्गन के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अब ये जो स्टिमुलर है, रिसेप्टर ऑर्गन उनको एक्सेप्ट करता है, बाद में क्या होता है, उन सूचनाओं को आगे भेजा जाता है, किसके द्वारा, सेंसरी नर्व होती है, ठीक है, संवेदी तंत्रिकाएं होती है। यानी कि इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो सेल है हमारे अंदर, मेरु कोशिकाएं हैं, तंत्रिकाएं हैं, न्यूरॉन जो भी तंत्रिका कोशिकाएं पड़ी थी, ये हो सकती है, ये क्या करती है, उनको कहाँ भेज देती है, स्पाइनल कॉर्ड में यानी कि मेरुरज्जु में। और ये मेरुरज्जु कहाँ है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी के पास में स्थित होता है, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, इनको मोटर नर्व में, अब देखो बच्चों, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि पहले होगा रिस्पॉन्स, उसके बाद इफेक्टर और उसके बाद उसको क्रिया करना पड़ता है, यानी कि किसी कार्य होगा और बॉडी क्या करेगी, उसके प्रति कार्य कर रही है। तो अब देखो यहाँ पे जो मोटर नर्व है ये क्या करती है, उस एक्शन को वापस रिफ्लेक्स कर रही है, यानी कि जो कार्य यहाँ पे हुआ था, जो चेंजेस यहाँ पे हो रहा है, उसको बदलने के लिए मोटर नर्व काम करती है,
ठीक है। ये मोटर नर्व क्या करेगी, इफेक्टर ऑर्गन। अब इफेक्टर ऑर्गन क्या होगा, यानी कि इसके कारण इफेक्ट होगा। हाथ हो सकता है वो, पैर हो सकता है वो, मसल्स हो सकते हैं वो, यानी कि मसल्स। अब मसल्स क्या करते हैं, या तो उठ जाते हैं, या नीचे हो जाते हैं, या संकुचित हो जाते हैं, शिथिलन हो जाते हैं। और बाद में हमें क्या देखने को मिलता है, रिस्पॉन्स। यानी कि अगर मान लेते हैं कि हाथ में कांटा चुभा है, या मान लेते हैं कि हाथ में गर्मी का एहसास हुआ है, या मान लेते हैं हाथ में बर्फ का एहसास हुआ, ठंडेपन का एहसास हुआ है, तो इस प्रोसेस से हाथ जो है विड्रॉल, वो पीछे हो जाता है, पीछे की ओर। ये हमारा क्या हो गया, रिस्पॉन्स हो गया। तो इसको हम एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि हाथ में कांटा चुभता है, हाथ में या पैर में कांटा चुभता है, तो उन सूचनाओं को किसी भी रिसेप्टर द्वारा क्या किया जाता है, इन्वायरमेंट में कोई भी परिवर्तन हुआ, स्टिमुलस हुआ, उस स्टिमुलस को रिसेप्टर ऑर्गन ने एक्सेप्ट किया, उसको क्या कर दिया, सेंसरी नर्व यानी कि बहुत सारी तंत्रिकाएं हैं, उन तंत्रिकीय कोशिकाओं के द्वारा एक नेट बनता है, उसके द्वारा स्पाइनल कोड को ट्रांसफर कर दिया, स्पाइनल कोड क्या करता है, उसको रिफ्लेक्स करता है उस क्रिया के प्रति, प्रतिवर्ती क्रिया, मोटर नर्व। अब जैसे कि वो प्रोसेस जब वापस होती है तो मांसपेशियां क्या हो जाती है, संकुचित होती है। संकुचित को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि अंगुली है, तो ये सीधी है, तो मांसपेशियां जैसे ही संकुचित होती है तो मांस क्या होता है, अपने आप में इकट्ठा हो जाता है। जैसे ही मांसपेशियां इकट्ठी होती है तो हाथ या पैर जो है अपने आप पीछे हट जाता है। इसको हम कुछ इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी घटना शरीर में होती है, कोई भी स्टिमुलस हमें देखने को मिलता है, तो बॉडी क्या करती है, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करती है। यानी कांटा चुभता है तो हम हाथ को पीछे की तरफ खींचते हैं, अगर हमें कोई पत्थर मारने की कोशिश करे तो हम पीछे की ओर होने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये क्या होता है, बाई विजुअल हो सकता है, स्किन हो सकता है, बाई स्मेल हो सकती है। अगर एलपीजी की स्मेल बहुत ज़्यादा आने लग जाए तो हम क्या करते हैं, भागने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि विस्फोट हो जाए। आई के द्वारा, यानी कि अगर हमें कोई चीज़ दिख रही है, यानी कि कोई चीज़ दिख रही है कि अभी एक्सीडेंट हो सकता है, कोई चीज़ बाहर से टकरा सकती है, या कोई हमें और एक्शन देखने को मिले, तो आई क्या करती है, उस स्टिमुलस को एक्सेप्ट करती है, और बाई स्पाइनल कोड उसको रिस्पॉन्स किया जाता है, क्रिया के प्रति क्रिया की जाती है। तो वापस क्या होगा, हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। यानी कि इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। यानी कि किसी क्रिया के प्रति होने वाली प्रतिक्रिया, यानी किसी अचानक, सडनली अगर कोई प्रोसेस होती है, अचानक कोई क्रिया होती है, जैसे कांटे का चुभना अचानक होता है, जैसे ही कांटा चुभता है हम तत्काल हाथ को उठा लेते हैं। यानी कि किसी क्रिया के प्रति या अचानक किसी क्रिया के प्रति होने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। मेनली 3 टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स हियर, मेनली 3 टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स। परिवर्तन जो है हमें 3 प्रकार से देखने को मिल सकते हैं। अब देखो, एक तो होता है वॉल्यूंटरी, जिसको हम बोलते हैं ऐच्छिक। ऐच्छिक को हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम हमारी इच्छा के दौरान इन चीजों को नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा है अनवॉल्यूंटरी, जिसको बोलते हैं अनैच्छिक। और एक है दोस्तों हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। देखो, इसको भी हम, यह भी हमने पढ़ा, प्रतिवर्ती क्रिया। अब देखो, जो नियंत्रण जो है, रिस्पॉन्स जो हम देते हैं, जो हम क्रिया के प्रति जो क्रिया करते हैं, वो 3 प्रकार की हो सकती है। वॉलंटरी यानी कि ऐच्छिक क्रियाएं, जैसे कि अगर मेरा मन करता है कि मुझे कुछ लिखना है, तो ये ऐच्छिक है, मेरी इच्छा के अकॉर्डिंग है। मेरा मन है कि आज क्लास लेनी है, तो ये मेरी इच्छा के अकॉर्डिंग है। तो शरीर के अंदर वो चीजें जो इच्छा के दौरान होते हो, वो क्या होते हैं, ऐच्छिक होते हैं, जिसपे हमारा ही नियंत्रण होता है। बट कई बार क्या होता है, उन चीजों पे हमारा नियंत्रण नहीं होता। जैसे कि डाइजेशन है, आपने खाना खाया, आपका काम था खाना खाना, लेकिन उसका पचाने का कार्य जो है हमारे इनवॉलेंट्री ऑर्गन करेंगे। अनैच्छिक अंग जो हैं उन पे डिपेंड करता है कि खाने को किस प्रोसेस से पचाना है। सबसे ज़्यादा उदाहरण दिया जाता है हार्ट बीट का, हार्ट का। तो क्या हम हार्ट को रोक सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसीलिए हमने शुरू में ये डिस्कस की थी कि क्या मानव शरीर के सारे कंट्रोल्स ह्यूमन ब्रेन के अकॉर्डिंग होते हैं? क्योंकि सारे कंट्रोल अगर ह्यूमन ब्रेन के अकॉर्डिंग होते
तो हम हमारी हार्ट बीट को भी रोक सकते थे, हम डाइजेशन की प्रोसेस को भी रोक सकते थे, एक्सक्रीशन की प्रोसेस को भी रोक सकते थे, हम बीमार होते हैं उन चीज़ों को भी कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन ये चीज़ें क्या होती है, अनैच्छिक होती हैं, इन पे हमारा किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता। तो जहाँ पर हमारा नियंत्रण नहीं होता वो चीज़ें क्या हो जाती है, अनैच्छिक हो जाती है, अनियंत्रित है ये, यानी कि अनवॉलंटरी है। जैसे कि हार्ट बीट है, अगर हार्ट बीट को हम रोक देते तो हार्ट बीट को रोकने का मतलब है कि एक प्रकार का सुसाइड केस, यानी कि हार्ट बीट को रोकने का मतलब है कि हृदय की धड़कन का बंद हो जाना। और हृदय की धड़कन का बंद होने का मतलब हम ये समझ सकते हैं कि बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाना। क्योंकि ऑक्सीजन क्या, ब्लड क्या करता है, फूड पार्टिकल्स, न्यूट्रिशंस और ऑक्सीजन को क्या करता है, बॉडी के प्रत्येक पार्ट में उसको पहुंचाता है, उसको अप्लाई करता है। बट अगर हमने हार्ट बीट को कंट्रोल ही कर लिया, अगर हमने उसको रोक ही दिया, अगर ये इच्छा के अकॉर्डिंग होता तो, ऐच्छिक होता तो अगर उसको हम रोक देते तो ह्यूमन की डेथ पॉसिबल है। और अगर डेथ पॉसिबल है तो फिर इसको हम ऐच्छिक में काउंट करते, क्योंकि ये अगर हमारे इच्छाओं के अकॉर्डिंग होता तो ये क्या हो जाता, ऐच्छिक हो जाता, वॉलेंट्री प्रोसेस हो जाती, रिस्पॉन्स हो जाता। अच्छा, उसके बाद है रिफ्लेक्स एक्शन, यह भी हमने पढ़ा था, रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन को हम ये समझ सकते हैं कि जो क्रिया के प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड पे डिपेंड करती है, जो नर्व्स पे डिपेंड करती है, जो न्यूरॉन पे डिपेंड करती है। तो देखो, तो ये तो है हमारी इच्छाओं पे, जो हम सोचते हैं, हमारी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं के अकॉर्डिंग अगर कोई चीज़ होती है तो वो है वॉलेंट्री। अनैच्छिक, जिन पे हमारा नियंत्रण नहीं है, यानी कि इनके अंदर जो हमारी हार्ट की जो मांसपेशियां हैं, ठीक है, हृदय पेशियां जिनको बोलते हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग यदि कंट्रोल होता है सिस्टम तो वो क्या हो जाते हैं, अनवॉलेंट्री, यानी कि अनैच्छिक क्रियाएं। और उसके बाद आती है रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि प्रतिवर्ती क्रियाएं, जो अभी हमने पढ़ा था। तो रिफ्लेक्स एक्शन में कौन जिम्मेदार है, न्यूरॉन जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त बाद में कौन है, नर्व्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, तंत्रिकाएं जो है वो डिपेंड उस पर लागू करती है। इसके बाद मोटर नर्व भी है, स्पाइनल कॉर्ड है, मेरुरज्जु जो है, स्पाइनल कॉर्ड, ये इतनी सारी चीजें जो है वो क्या करती है, प्रतिवर्ती क्रियाओं को कंट्रोल करती है। यानी कि यहाँ पर रिस्पॉन्स जो है, जो किसी भी क्रिया के प्रति जो जवाबदेही हो रही है, वो 3 प्रकार की हो रही है। टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज आर मेनली 3 टाइप्स। कौन कौन सी है, वॉलेंट्री, अनवॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्शन। 3 प्रकार के परिवर्तन हम यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि नर्व सिस्टम क्या है और ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो हम कोशिश करेंगे, एक टेबल बनाते हैं और उस टेबल के अकॉर्डिंग हम उस नर्व सिस्टम को बनाते हैं। नर्व सिस्टम के अंदर हम सीएनएस और पीएनएस, यानी कि सेंट्रल नर्व सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे पीएनएस को, यानी कि पेरिफेरल नर्व सिस्टम। बात कर रहे हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम की। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम यानी कि शरीर के अंदर तंत्रिकाएं किस प्रकार से विकसित होती है। तो तंत्रिकाएं वो नर्व्स होती हैं जहां से सूचनाओं को या किसी प्रकार की स्टिमुलस को हम एक्सेप्ट करते हैं। परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं, जो एक प्रकार का उद्दीपन होता है। नर्वस सिस्टम जो है उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि बॉडी के प्रत्येक पार्ट में हमें नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है, यानी कि बॉडी के कहीं ना कहीं पे नर्व्स जो है प्रेजेंट तो होती ही है। अगर नर्व्स नहीं होंगे तो हमें उत्तेजना जो होती है, जो फीलिंग्स जो होती है, या किसी क्रिया के प्रति जो क्रियाएं हो रही है, वो हमें देखने को नहीं मिलेगी अगर नर्व सिस्टम नहीं होता है। डॉक्टर्स क्या करते हैं, जब ऑपरेशन जैसी चीज़ें करते हैं तो नर्व सिस्टम को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। यानी कि ऑपरेशन, जब बड़े ऑपरेशन जब हमें देखने को मिलते हैं, वहाँ पे इंजेक्शन लगाकर उन पार्ट्स को, उन सेंसरी ऑर्गन को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। यानी कि जब ऑपरेशन के दौरान यदि वो टाँका लगा रहे हैं, तो जब वो टाँके लगाते हैं, सीलने जैसी प्रोसेस होती है, या डाइसेक्ट करते हैं किसी बॉडी पार्ट्स को, तो उस समय उस नर्व सिस्टम को क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। और ये डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का डाइसेक्शन कर रहे हैं। यानी कि नॉर्मल है तो वहाँ पे नॉर्मल होगा, यदि कोई बड़े केसेस देखने को मिलते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड में जो है हमें इंजेक्शन लगाने को मिलते हैं। बहुत गंभीर जो केस होते हैं, बहुत गंभीर जो केस होते हैं, उन केसेस में क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड को शून्य कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड वो एरिया है जहाँ, इसके बारे में हम आगे और टेबल बनाएंगे, जिसमें बहुत सारे शरीरों को नियंत्रण किया जाता है, बहुत सारे अंगों को नियंत्रण किया जाता है स्पाइनल कॉर्ड के अकॉर्डिंग। जब चीज़ें ओनली फॉर किसी एक क्षेत्र विशेष में होती है, मान लेते हैं कि यहाँ ऑपरेशन होता है तो सिर्फ इंजेक्शन यहाँ लगता है, तो डॉक्टर्स इंजेक्शन इसलिए लगा देते हैं ताकि इतना पार्ट क्या हो जाए, सुन्न हो जाए। यहाँ पे पार्ट्स कौन से सुन्न हो रहे हैं, यानी कि नर्व सिस्टम सुन्न हो रहा है। नर्व सिस्टम जब हमारा थोड़ा सा बंद हो जाता है तो वो अपने आराम से, यानी कि दर्द जैसी अनुभूति जो है, स्टिमुलस देखने को नहीं मिलता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी भी ऑर्गन में
अगर हमें दर्द हो रहा हो या किसी प्रकार की चोट लग जाती है बाई एक्सीडेंट, अगर कोई हड्डियाँ टूट जाती है, अगर कोई बड़ा ऑपरेशन करने को मिलता है, तो वहाँ डॉक्टर डायरेक्ट शल्य चिकित्सा यानी कि डायसेक्शन डायरेक्ट नहीं होता। उस चीज़ में करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, नर्व सिस्टम को थोड़ा-सा बंद करना पड़ता है। तो नर्व सिस्टम को बंद करने के लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, वहाँ पर इंजेक्शन लगा देते हैं। इंजेक्शन इसीलिए लगाया जाता है ताकि उस पार्ट्स को थोड़ा-सा शून्य कर दिया जाए और वो कुछ घंटों तक का ही होता है। इसके अतिरिक्त जो हमारे सेंसिटिव पार्ट्स हैं बॉडी के अंदर, जो ऑर्गन्स हैं, जैसे कि क्लिटोरिस है, वेजाइना में क्लिटोरिस है एंड जो पेनिस के जो अग्र भाग हैं, वो क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। उसी के प्रति उत्तेजनाएँ होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग फीलिंग्स जो है ब्रेन के अंदर डेवलप होती है, क्योंकि वहाँ पर सेंसिटिव नर्व्स प्रेज़ेंट होती है, जिसके कारण ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो जो नर्व सिस्टम है वो 2 प्रकार का है। एक तो है हमारा सेंट्रल नर्व सिस्टम, ठीक है? एक है पेरिफेरल नर्व सिस्टम। सेंट्रल सिस्टम यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मुख्य जो ऑर्गन है उसके बारे में हम अभी इस क्लास में चर्चा करेंगे। जैसे कि सेंट्रल नर्व सिस्टम जो है उसमें हम ब्रेन के बारे में, ब्रेन क्या है, मस्तिष्क कौन-कौन से भाग हैं, अग्र मस्तिष्क क्या है, मध्य मस्तिष्क क्या है, पश्च मस्तिष्क क्या है, हाइपोथैलेमस का क्या कार्य है, थैलेमस का क्या कार्य है, सोचना किस भाग में नियंत्रण होता है, या रोग जब लगते हैं तो किस में होता है, बुद्धि का विकास होना, ये सब चीज़ें, छींकना, खाँसना, ये सब चीज़ें, ये मस्तिष्क के किन-किन भागों में होता है, ये किसका पार्ट है, सेंट्रल नर्व सिस्टम का भाग है। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड जो हमने रिफ्लेक्स सेक्शन पढ़ा था, प्रतिवर्ती क्रिया पढ़ी थी, ये चीज़ें किसके अकॉर्डिंग आती है, सेंट्रल नर्व सिस्टम के स्पाइनल कॉर्ड में आती है। अच्छा, इसके बाद हम ये जानेंगे कि पेरिफेरल नर्व सिस्टम क्या है। तो पेरिफेरल नर्व सिस्टम जो है इसमें हम 2 पार्ट पढ़ते हैं। एक तो है सोमैटिक नर्व सिस्टम, एक है ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम। जो सोमैटिक नर्व सिस्टम है उसमें कपाल तंत्रिकाएँ और मेरु तंत्रिकाएँ यानी कि क्रेनियल नर्व जो कि कहाँ से उठती है, अराइज फ्रॉम द ब्रेन, ब्रेन से, एंड मेरु तंत्रिकाएँ अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो तंत्रिकाएँ हैं ये ह्यूमन नर्व सिस्टम के पेरिफेरल नर्व सिस्टम का भाग है। और पेरिफेरल नर्व सिस्टम का भाग कौन सा है, सोमैटिक नर्व सिस्टम। सोमैटिक नर्व सिस्टम में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कपाल तंत्रिकाएं यानी कि क्रेनियल नर्व्स एंड मेरु तंत्रिकाएं जो कि क्या है, स्पाइनल नर्व। इसके अतिरिक्त ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम यानी कि सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम यानी कि अनुकंपी तंत्रिकाएं और परानुकंपी तंत्रिकाएं। ये जो तंत्रिकाएं हैं ये पूरे जाल के रूप में हमारे शरीर में विकसित होती है और सभी अंगों में प्रत्येक भाग का एक अलग अलग कार्य करने में सक्षम होती है। तो सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे, सेंट्रल नर्व सिस्टम यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रल नर्व सिस्टम को हम ऐसे समझ सकते हैं कि इसके अंदर एक तो ब्रेन शामिल होता है, मानव मस्तिष्क ऐड होता है। इसके अलावा जो स्पाइनल कॉर्ड जो होती है, मेरु रज्जु जो ये रीढ़ की हड्डी में से पीछे की ओर निकली होती है, जैसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन जो है किसके पार्ट है, एक तो हो गया हमारा ब्रेन, मानव मस्तिष्क, और है स्पाइनल कॉर्ड। ये 2 भाग मिलकर किसका निर्माण करते हैं, सीएनएस का यानी कि सेंट्रल नर्व सिस्टम का निर्माण करते हैं। सेंट्रल नर्व सिस्टम में एक तो ब्रेन है और एक स्पाइनल कॉर्ड है। ये जो पार्ट है, सोचना, समझना, प्रतिवर्ती क्रिया करना, किसी क्रिया के प्रति उजागर होना, ये सारे के सारे कार्य जो हैं इन 2 चीज़ों के अकॉर्डिंग होते हैं। यहाँ पर 3 प्रकार की परतें होती है, यानी कि ये जो ब्रेन है ये 3 प्रकार की जो लेयर है उनमें बंद होता है कपाल खोपड़ी, जो कि जाल तानिका, मृदु तानिका और दृढ़ तानिका होती है। 3 लेयर से ये ढका होता है। और इस ब्रेन का हम ये जो सीएनएस है इसका हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट यानी कि ब्रेन को पढ़ेंगे, मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। तो जो मानव मस्तिष्क है इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। कौन कौन सा, एक तो फोर ब्रेन यानी कि अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, और जो लास्ट है हमारा हिंड ब्रेन यानी कि पश्च मस्तिष्क। अब ये जो ब्रेन है इसका वेट लगभग 1.3 से 1.4 केजी के आसपास होता है। ये इसका मिनिमम है, 1 से 1.5 किलो के बीच में इसका वजन होता है। डिपेंड करता है ह्यूमंस का शरीर का साइज क्या है। और यही कारण है कि इनके ब्रेन का जो साइज है बॉडी के शरीर के अनुपात के अनुसार होता है। जब हमने इवोल्यूशन को पढ़ा था, समझा था, तो उसमें हमने ये देखा कि जिन जीवों के ब्रेन का साइज अगर बड़ा हो जाता है, मानव मस्तिष्क का आकार जो है वो अगर बड़ा हो जाता है तो वो सोचने समझने में आगे होते हैं, उनका दिमाग ज़्यादा विकसित होता है।
तो फिर क्वेश्चन आ जाता है कि सर हाथी तो भी बहुत बड़ा होता है या शेर भी बहुत बड़ा होता है, अच्छा और भी बहुत सारे बड़े जीव हैं। तो फिर इसमें कन्फर्म ये होता है कि जो शरीर का अनुपात है, शरीर के अनुपात के अनुसार, शरीर के अनुपात के अनुसार जो हमारा रेशियो है, उस रेशियो के अकॉर्डिंग जो है वो कितना है 1.3 से 1.4, यानी कि उसका जो रेशियो है, अनुपात है, उसके अकॉर्डिंग फिर निर्धारित किया जाता है कि मानव मस्तिष्क का साइज क्या है। तो उसके अंदर हम ये साइज हो गया, 3 परतें हैं, ठीक है, ड्यूरामीटर, पायोमीटर, आर्किनेट, यानी कि जाल तानिका, दृढ़ तानिका और मृदु तानिका, ये 3 परतें मिलकर इसका निर्माण करती है। मध्य ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अब ये जो अग्र मस्तिष्क है यानी कि फोर ब्रेन है, इसका मतलब ये नहीं होता कि ये वाला जो पार्ट है इसको हम फोर ब्रेन नहीं समझेंगे, इसको हम समझ सकते हैं कि इसका जो ऊपरी जो लेयर है, जो इस प्रकार से ढांचे का जो निर्माण है, उसको हमने क्या नाम दे रखा है, फोर ब्रेन। और ये फोर ब्रेन भी आगे कई पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो हम सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे, अग्र मस्तिष्क के बारे में, यानी कि फोर ब्रेन के बारे में। अग्र मस्तिष्क को हम ऐसे समझ सकते हैं कि अग्र मस्तिष्क जो है ये मुख्यतः 2 भागों में विभाजित है, जिसे हम प्रमस्तिष्क और डाइएन्सेफेलन भी कहते हैं। द फोरब्रेन इज डिवाइडेड 2 पार्ट्स, द सेरेब्रम एंड डाइएन्सेफेलन, यानी कि एक तो इसका जो मुख्य भाग है वो सेरेब्रम है और दूसरा क्या है, डाइएन्सेफेलन, जिसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये लगभग बड़ा साइज है। जो अगर मस्तिष्क जो है फोरब्रेन, ये पूरे ब्रेन का सबसे बड़ा साइज जो है वो क्या है, फोरब्रेन है, जो लगभग पूरे ब्रेन का 80% भाग होता है। और ये 2 भागों में, इसके जो गोलार्ध हैं 2 भागों में विभाजित होते हैं, ठीक है, लेफ्ट लोब एंड राइट लोब। द सेरेब्रम इज द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि जो बुद्धि का जो केंद्र है वो किसे कहेंगे हम, सेरेब्रम को कहेंगे या फोरब्रेन को कहेंगे। बुद्धि का केंद्र, यानी कि इसके अंदर जितनी भी चीज़ें, पढ़ना, लिखना, सोचना, समझना, ये सारे के सारे कार्य जो हैं फोरब्रेन यानी कि अग्र मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होते हैं। एंड देयर साइज ऑफ स्लाइटली लार्ज, इसका साइज जो है थोड़ा सा बड़ा होता है। कौन कौन से कार्य जो हैं अग्र मस्तिष्क के अंदर किए जाते हैं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थिंकिंग, प्लानिंग एंड मेमोरी, जो आप सोचते हो, अगर आप कोई प्लान बनाते हो तो उस कार्य को करने में मानव मस्तिष्क के फोरब्रेन का सबसे ज़्यादा योगदान होता है। स्किन एंड मसल्स कंट्रोल, हमारी त्वचा और जो हमारे मसल्स हैं उनके कंट्रोल के लिए जो एक्शन जो लेते हैं, वॉलेंट्री एक्शन जो लिए जाते हैं, वो फोर ब्रेन यानी कि अग्र मस्तिष्क के द्वारा लिए जाते हैं। इसके बाद ऑडिटरी एंड विजुअल सेक्शन आर कंट्रोल्ड बाय फोर ब्रेन, यानी कि जो श्रव्य और जो दृश्य जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए भी फोर ब्रेन जिम्मेदार होता है। इसके द्वारा कंट्रोल एंड वॉलेंट्री एक्शन, नियंत्रण और जो हमें ऐच्छिक क्रियाएं जो होती हैं, जैसे कि आज इच्छा है कि पढ़ना है, आज क्लास लेनी है, आज यूट्यूब पे अपलोड करना है, ये सब चीज़ें जो हम सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, थिंकिंग करते हैं, डाटा को सेव करते हैं, याददाश्त बनाए रखते हैं, गुड चेतना जिसे कहते हैं, ये सारे के सारे काम इनमें होते हैं। इसके बाद कंट्रोल एंड वॉलेंट्री, उसके बाद हंगर, हमें जो भूख का जो एहसास है, इस चीज़ का भी हमें हंगर, यानी कि जो हमें भूख लगती है, इसकी जो उत्तेजना हमें जागती है, ये भी कौन कंट्रोल करता है, बाय फोर ब्रेन। इसके द्वारा स्टोरी इन्फॉर्मेशन, स्टोर इन्फॉर्मेशन, यानी कि ये क्या करता है, चीज़ों को सेव करके रखता है, स्टोरी यानी कि मेमोरी जो है स्टोर करके रखता है। अगर मस्तिष्क को हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मस्तिष्क, इसके अलावा इसको हम 3 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, फ्रंटल एंड टेम्पोरल। जैसे कि फ्रंटल, पैराइटल एंड टेम्पोरल, ये इसके 3 काम हैं, लेकिन इसका मुख्य कार्य क्या हो जाता है, जो थिंकिंग पार्ट है, सोचना, समझना, याद करना, लिखना, प्लानिंग करना, सर्वे और जो विजुअल जो है उन चीज़ों को कंट्रोल करना, ये सारे के सारे कार्य फोर ब्रेन में किए जाते हैं, मानव मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इनके नोट्स बनाकर सेव कर लो। अगर आप इस चैप्टर्स के पूरे नोट्स चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, इसमें हम समझ सकते हैं कि इसके नोट्स, क्योंकि इस चैप्टर के सारे नोट्स जो हैं हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर नोट्स चाहिए तो उसके लिए हमें कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ वी डिस्कस अबाउट मिड ब्रेन, यानी कि मध्य मस्तिष्क जो है वो ब्रेन का सेकंड पार्ट है, और इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है और जो हार्मोन सेक्रेशन को जो कंट्रोल करता है, वो ह्यूमन ब्रेन का मिड सेक्शन जो है, मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क कंट्रोल करता है।
स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, जिसे हम क्या कह सकते हैं, मेसेंसेफेलोन भी कहते हैं। यानी मध्य मस्तिष्क का वह भाग जो सबसे छोटा भाग होता है उसे हम मेसेंसेफेलोन भी कहते हैं। अगर मस्तिष्क को हमने डायनसेफेलोन भी कहते हैं। बट ये क्या है, मिड ब्रेन है, जिसे हम मेसेंसेफेलोन कहते हैं। मिड ब्रेन कंट्रोल द विजन, हेड, नेक एंड केमिकल काउंडेशन। यानी कि जो हृदय जो सिर का जो धड़ है, धड़ हो गया, गर्दन हो गई, इसके अलावा जो केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है, रासायनिक प्रक्रियाएं जो है, वो मानव मस्तिष्क के मध्य मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है। केमिकल सिक्रेशन भी द्वारा किसके द्वारा की जाती है, मिड ब्रेन के द्वारा। सीक्रेट्स हार्मोन्स, यानी कि जो हार्मोन्स जो हैं उनको भी मध्य मस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल में किया जाता है। इसके द्वारा सेमी कॉन्शियस कंट्रोल आई बॉल एंड पीपल, यानी कि अर्ध चेतना की स्थिति में जो मध्य मस्तिष्क जो है वो आंख की पुतली एंड आई बॉल को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। सेमी कॉन्शियस यानी कि अर्ध चेतना की जो स्थिति होती है, इस कंडीशन में मिड ब्रेन जो है आई बॉल एंड पीपल को कंट्रोल करता है। इसके अतिरिक्त जो है इसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया हमारा सेरेब्रम पेंडिकुल और एक हो गया टेक्टम। तो ये जो है स्मॉलेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, जो कि मिड सेक्शन में हम काउंट करते हैं, जिसे हम मध्य मस्तिष्क कहते हैं। और इसका मुख्य कार्य जो है, जिसके द्वारा सिर की जो गर्दन है, गर्दन के अलावा जो धड़ है, अर्ध चेतना में आई बॉल को कंट्रोल करना, केमिकल कंडीशन को अप्लाई करना। इसके अतिरिक्त जो हार्मोन सीक्रेशन है, इनको भी कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, मिड ब्रेन के द्वारा किया जाता है। लास्ट दोस्तों, मानव मस्तिष्क का पश्च मस्तिष्क वह भाग है जिसके अंदर शरीर के वो नियंत्रण किए जाते हैं, जैसे कि छींकना, खांसना, जागना, सांस लेना। ये सारे जो नियंत्रण हैं, ये मानव मस्तिष्क के पश्च मस्तिष्क द्वारा किए जाते हैं, यानी कि हिंड ब्रेन द्वारा किए जाते हैं। द पार्ट ऑफ द ब्रेन इज लोकेटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी कि ब्रेन का जो लास्ट पार्ट है और उसमें निचले हिस्से में जो है हिंड ब्रेन उपस्थित होता है, और वहीं से शरीर के सारे कार्य किए जाते हैं। द हिंड ब्रेन पार्ट ऑफ द ब्रेन दे आर कनेक्ट टू द स्पाइनल कॉर्ड। किससे जुड़ा होता है, स्पाइनल कॉर्ड से, यानी कि जो मेरुरज्जु जो होती है उससे जुड़ा होता है। कार्य क्या हो सकते हैं इसके, ब्रेथिंग हो सकते हैं, सांस लेना, हार्ट बीट कंट्रोल करना, स्लीप यानी कि जागना, वॉकिंग चलना, स्नीजिंग यानी कि छींकना, एंड कफिंग खांसना। ये सारे जो कार्य हैं, ये सारे कार्य हिंड ब्रेन के द्वारा किए जाते हैं, पश्च मस्तिष्क के द्वारा किए जाते हैं। पश्च मस्तिष्क जो है, यहाँ पर हम मुख्यतः तीन प्रकार के पढ़ते हैं, जिसमें से एक तो है सेरिबेलम, इसके अलावा पॉन्स और मेडुला ओब्लोगेंटा। तीनों के वैसे तो इन सभी को मिला के यही कार्य होते हैं, जैसे कि सांस लेना, हार्ट बीट, बीपी, ब्लड प्रेशर जो है, स्नीजिंग, कफिंग, स्लीप, वॉकिंग, ये सारे जो कार्य हैं हिंड ब्रेन के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा और डिवाइड करते हैं, इसको थोड़ा क्लासिफिकेशन करते हैं, तब हम देखते हैं कि जो सेरिब्रम है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट बॉडी मूवमेंट, यानी कि शरीर की जो क्रियाएं हैं, जो मूवमेंट्स जो हैं, वो सारी की सारी जो हमारा हिंड ब्रेन है, इसके सेरिबेलम द्वारा किया जाता है। वैसे तो ये सारे कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं, हिंड ब्रेन के द्वारा, पश्च मस्तिष्क के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन अगर इसी से हमें कोई पूछ ले कि हिंड ब्रेन में जो है बॉडी मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है, तो बॉडी मूवमेंट को सेरिबेलम कंट्रोल करता है। उसके बाद है पॉन्स। तो पॉन्स क्या करता है, द पॉन्स कनेक्ट्स द रेस्ट ऑफ द ब्रेन टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड अपर। ये क्या करता है, इसको जोड़ के रखता है, ठीक है। दूसरा, इट्स मेन फंक्शन इज टू एक्सचेंज सिग्नल। संदेशों को क्या करता है, ट्रांसमिट कर देता है, ट्रांसमिट टू सेंसरी ऑर्गन। जो सूचनाएं जो मिलती है उनको सेंसरी ऑर्गन में ट्रांसमिट करने का कार्य भी किसका होता है, पॉन्स का होता है, जो कि किसका भाग है, हिंड ब्रेन का पार्ट्स होता है। इसके अलावा ब्रेथिंग कर सकता है, सांस जिसे मैं भी पढ़ा था, ब्रेथिंग है क्योंकि इसी का पार्ट है ये। एंड आई मूवमेंट, यानी कि जो आंखों की जो क्रियाएं हैं, आंखों का इधर होना या उधर होना, आई बॉल का मूवमेंट करना, ये सारे के सारे किसके द्वारा हैं, पॉन्स के द्वारा। इसके अलावा चेविंग, यानी कि चबानी जैसी क्रियाएं हैं, एंड कफिंग, सैलाइवा, ये जो सारे कार्य हैं किसके द्वारा किए जाते हैं, पॉन्स के द्वारा। इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट बचता है दोस्तों, मेडुला ओब्लोगेंटा। दिस इज मेंटेन हार्ट रेट। हार्ट रेट को कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ओब्लोगेंटा। हृदय की धड़कन को अगर कोई कंट्रोल करता है तो कौन करता है, मेडुला ओब्लोगेंटा। बीपी, ब्लड प्रेशर को कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ओब्लोगेंटा। एंड जो बैलेंस है, बॉडी को स्थिर बनाए रखने के लिए जो मूवमेंट जो करती है, वो कौन करता है, मेडुला ओब्लोगेंटा करता है। हमने ह्यूमन ब्रेन का लास्ट पार्ट जो है हिंड ब्रेन कंप्लीट किया। अब जो है कुछ पॉइंट्स इसके बच गए हैं, क्योंकि हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम शुरू किया था और उससे पहले नर्वस सिस्टम शुरू किया था। यानी कि अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं
तो हमने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र शुरू किया था, और यानी कि तंत्रिका तंत्र को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र में हमने शुरू किया था। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें हमने दो पार्ट्स पढ़े थे, एक तो था ब्रेन और एक था स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जो था फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, जिसमें हमने अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क को पढ़ लिया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बचता है दोस्तों स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरू रज्जु। लेकिन इसके अलावा भी जो है हमारा पीएनएस जो है परिधीय तंत्रिका तंत्र, उसके अंदर ऑटोसोमिक और पैरासिम्पैथेटिक और ये सारी चीज़ें, सोमैटिक चीज़ें हैं, ये सारी की सारी नर्व हमारी पेंडिंग है। कोशिश रहेगी कि जो सेकंड जो पार्ट रहेगा उसमें हम ये सारे टॉपिक क्लियर करेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर में जो है एनसीईआरटी क्लास 10th आरबीएसई एंड सीबीएसई जो भी हो, उसके अंदर कुछ टॉपिक्स और भी पेंडिंग हैं, जैसे कि ग्लैंड्स हमारे रह गए, प्लांट्स के अंदर जो हैं, जो पौधे हैं उनके अंदर किस प्रकार से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, साई प्लांट, मिमोसा रह गया। ये सारे के सारे विषयों को हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये सारी चीज़ें पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आगे से आगे इसको शेयर करें ताकि नए बच्चों तक पहुंच सकें। क्योंकि अभी जल्दी ही हाफ ईयरली एग्ज़ाम एनसीईआरटी के कंप्लीट हुए हैं राजस्थान में। इसके अतिरिक्त जो आगे के जो एग्ज़ाम है, ईयरली एग्ज़ाम, जल्द ही मार्च के अंदर होने वाले हैं। तो सारा का सारा सिलेबस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।